लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो 9 का हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना? शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए हैं तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहाँ उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहाँ ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था। फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नहीं है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना। तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी, सचमुच मैं बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रहे हो, ये झुमके मिल गए तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी न कर सके। संगमपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बड़े भाई भाभी के साथ रहता था। गोपाल का बड़ा भाई खेती का काम करता था, जबकि गोपाल काम को लेकर लापरवाह था। गोपाल की माँ हर वक्त इसी बात के लिए उसे समझाती रहती थी। गोपाल बेटा, तू मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? तू भी कोई काम ढूंढ ले। अरे अम्मा, इस निखट्टू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये कोई काम नहीं करेगा, ये निरा आलसी ही रहेगा। सारा दिन इसके भैया और मैं ही मेहनत करते रहेंगे। इसे बस खाने और सोने से मतलब है। भाभी, मैं इतना भी कामचोर नहीं हूँ जितना तुम बोल देती हो। सुबह उठकर सारी भैंसों को नहलाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब काम तो मेरे से ही करवाती हो। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। गोपाल बेटा, तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर तू काम करेगा तो तुझे अपने भैया भाभी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही काम ढूंढने के लिए दूसरे गाँव चला जाता हूँ। गोपाल काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। उसके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था। गोपाल जंगल के रास्ते गुनगुनाता चला जा रहा था, तभी उसे एक सामान से लदी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। चाचा, क्या तुम दूसरे गांव तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। चाचा, क्या तुम इसी रास्ते से रोजाना जाते हो? हाँ बेटा, मेरा तो रोज का ही काम है, एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाना।
इस काम के तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? कभी 100 रुपए मिल जाते हैं, कभी 200 रुपए। काम मिलने पर निर्भर रहता है। और अब तो मेरी उम्र हो चली है, तो इसलिए बैलगाड़ी हाँक नहीं पाता। सोच रहा हूँ कोई लड़का नौकरी पर रख लेता हूँ, वही ये काम संभाल लेगा। ना मैं बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाऊं। अब चाचा, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो काम ढूंढने ही निकला था। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम एक काम करो, मेरी बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाया लाया करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। गोपाल बैलगाड़ी वाले के यहाँ काम करने लगा। उधर गोपाल की माँ को भी उसकी चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कैसा होगा। वो चला तो गया काम ढूंढने, पर पता नहीं वो किस हाल में होगा। भगवान उसकी सहायता करना। अम्मा, तुम्हारा बेटा कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है। कहीं फालतू की सड़कें नाप रहा होगा और दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा होगा। सुधा बहू, कभी तो मेरे बच्चे को बख्श दिया करो, हर वक्त उसको ताने देती रहती हो। गोपाल की माँ उसके आने के इंतजार में थी। उधर गोपाल मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था। एक शाम, अब गोपाल बेटा, आज तुम्हें चंदनपुर नहीं बल्कि रामपुर गांव जाना है। वो यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पर है। तुम अभी निकलोगे तो कल शाम तक वापस लौट आओगे। ठीक है चाचा, मैं भी चला जाता हूँ। गोपाल माल लेकर बैलगाड़ी पर निकल पड़ता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कौन पुकारा है? अरे तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रुको राहगीर, ये पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा। जब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बच सकती। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोनाली है। राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मेरे पंख जला दिए और मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। मेरी जान तभी बच सकती है जब राक्षस का अंत होगा। पर राक्षस का अंत कैसे होगा और उसने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मेरे बाल सुनहरे हैं। राक्षस मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। यदि उसके आने से पहले तुम मुझसे विवाह कर लो तो राक्षस की शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर तुम उसके गले की माला तोड़ देना, वो मारा जाएगा। गोपाल उस सुनहरे बाल वाली परी से विवाह कर लेता है। तभी वो राक्षस आ जाता है। मूर्ख मानव, तूने ये क्या किया? तूने परी से विवाह कर लिया, अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। गोपाल, इस राक्षस की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। तुम इसके गले की माला को तोड़ दो। ये लो तलवार। गोपाल तलवार की सहायता से राक्षस के गले में पड़ी माला निकालकर तोड़ देता है और राक्षस मारा जाता है। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम मेरे स्वामी हो। तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारी जो आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगी। सोनाली, तुम्हें भी मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। गोपाल बैलगाड़ी वाले चाचा को मिलकर और अपने कमाए हुए पैसे लेकर सोनाली के साथ अपने घर पहुंचता है। गोपाल बेटा, तू आ गया। तेरे बिना मैं कितनी उदास और चिंतित थी। पर ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें सब इत्मीनान से समझाऊंगा। इतना जान लो कि ये तुम्हारी छोटी बहू है। गोपाल अपनी माँ और भाई भाभी को सोनाली की सारी सच्चाई बताता है। कोई इंसान नहीं मिला था तुझे शादी करने के लिए कि एक सुनहरे बालों वाली परी से शादी करके आ गया है। सुधा, अब बस भी करो। सोनाली तुम्हारी देवरानी है और इस घर की बहू है। तुम्हें उससे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। सोनाली साधारण मनुष्य की तरह घर में रहने लगती है। एक दिन, सोनाली, तुम अपने बालों को कभी धोती क्यों नहीं हो? मैंने देखा है जब से तुम इस घर में आई हो तुम नहा तो लेती हो, पर इन बालों को कभी नहीं धोती हो। भाभी, मेरे बाल सोने के हैं। ये सुनहरे जादुई बाल हैं, इन्हें धोना नहीं पड़ता। ये अपने आप ही जादू से साफ हो जाते हैं। क्या तुम्हारे सुनहरे बाल जादुई हैं? फिर तो ये बहुत कीमती होंगे। हाँ भाभी, मेरा एक सुनहरा बाल अगर पृथ्वी पर इसकी कीमत पर रखनी हो तो करोड़ों रुपए का है। अच्छा भाभी, मुझे लगता है गोपाल मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। करोड़ों रुपए का एक बाल? अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मैं इन बालों को बेचकर अरबपति बन जाऊंगी। सुधा, किन ख्यालों में खोई हुई हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सुधा के मन में पाप आ जाता है। वो ये बात अपने पति को बताती है। अब क्या सोनाली के बाल इतने कीमती हैं? सुधा, अगर ये बाल हमें मिल जाएं तो हम दोनों चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और पैसों से खूब ऐश करेंगे। हाँ, बस तुम किसी तरह सोनाली के बालों को हथिया लो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं आज रात ही जब सोनाली सो रही होगी उसके बाल काट दूंगी और रात ही रात में हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, सुधा चुपचाप सोनाली के पास जाती है। सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। सुधा के हाथ में कैंची थी। वो सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, सोनाली के बालों के स्पर्श से सुधा के हाथ जलने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी। अब मेरे हाथ जल रहे हैं। सुधा, तुम्हारे ये हाथों में ये कैंची क्या कर रही है और तुम सोनाली के कमरे में क्या कर रही हो? मुझसे भूल हो गई, मैं सोनाली के बाल काटकर बेचना चाहती थी। अरे, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे बचा लो, मैं जल जाऊंगी। भाभी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे बालों को स्पर्श करो कि आग बुझ जाएगी। सुधा सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, आग गायब हो जाती है। लेकिन सोनाली के सुनहरे बाल साधारण बालों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोनाली, तुम्हारे सुनहरे बाल साधारण काले बालों में बदल गए। मैं जानती हूँ गोपाल, यदि मैं ऐसा न करती तो भाभी पूरी तरह से जल सकती थी। इसलिए मैंने अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया और वैसे ही अच्छा भी है। अब मैं एक साधारण मनुष्य की भांति आप सबके साथ रह सकती हूँ। अब मैं परी नहीं, एक साधारण स्त्री हूँ। सोनाली, तुमने मेरे लिए अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो सोनाली। अब सोनाली, गोपाल, सुधा के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। सुधा और सोनाली गले लग जाती हैं। ये देख सब बहुत खुश थे और उस दिन के बाद सोनाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।